मॉडल है वो क्या है, बोहर एटॉमिक मॉडल। अब बोहर एटॉमिक मॉडल क्यों पढ़ा, ध्यान दीजिए। रदरफोर्ड के जो मॉडल्स थे, रदरफोर्ड के जो मॉडल्स थे उसमें दो कमियां पा गई, जो कि वो पहला कमी क्या था, वो एटम्स का जो स्ट्रक्चर था उसको वेल डिफाइन नहीं कर पाए। एटम के जो स्ट्रक्चर है उसको वेल डिफाइन नहीं कर पाए, जो कि पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से हमने डाला था। फिर दूसरा क्या बताया था, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया। तो उनके सिद्धांतों को किसने चैलेंज किया, बोहर ने चैलेंज किया। उनके सिद्धांतों को किसने चैलेंज किया, बोहर ने चैलेंज किया। अब बोहर के चैलेंज के बाद अब उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मॉडल है बोहर एटॉमिक मॉडल है, वो क्लास 11, क्लास 12, IIT जेईई वाले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से फिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से फिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला है, यहाँ पे नॉर्मल सारी बातें बताई जाएंगी एक ही, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर ने क्या बोला, सबसे पहले बोहर ने ये बोला कि जो एटम होता है, जो एटम होता है उसका एक न्यूक्लियस होता है। जो एटम होता है उसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। आप तो बोलेंगे सर रदरफोर्ड ने भी बोला था कि सर इसका न्यूक्लियस होता है। हाँ भाई होता है, ये बात रदरफोर्ड ने ही बोल दिया था, लेकिन इस बात को किसने और भी बोला, बोहर ने इस बात को माना कि क्या वो बोला कि एटम है न्यूक्लियस। एटम का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अभी तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है, अभी तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है, लेकिन तब भी क्या होता है हमारा, बोहर ने ये बता दिया कि जो हमारा क्या एटम है उसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें बस प्रोटॉन की बात करेंगे। लेकिन न्यूट्रॉन तो होता ही है, लेकिन उसको बाद में खोज के ऐड किया जाए। बात समझ में आ रहा है। फिर क्या बोला गया, न्यूक्लियस का जो साइज होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। आप सोच रहे होंगे कितना छोटा होता होगा, तो जो एटम का साइज होता है वो 10⁻⁻15 होता है। कितना होता है, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, और जो न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻20 सेंटीमीटर होता है। मतलब क्या सर, कितना छोटा है। अगर आप 1 सेंटीमीटर का आप न्यूक्लियस लेंगे तो उसके चारों ओर कितना होगा, 1,00,000 सेंटीमीटर का एटम प्रेजेंट होगा। समझ रहा, न्यूक्लियस उसका 1 सेंटीमीटर का होगा और 1,00,000 गुना क्या होगा उसका एटम होगा। ये बातें समझ में आ रहा है। तो ये पहला पॉस्टुलेट होता है। सेकंड पॉस्टुलेट क्या बोलते हैं, सेकंड पॉस्टुलेट क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारा ये देखिए सन है, सन के चारों ओर अपनी सेल में, अपनी कक्षा में अर्थ, सारे प्लैनेट घूमते हैं। सन के चारों ओर सारे प्लैनेट क्या करते हैं, घूमते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार जो न्यूक्लियस होता है उसके भी चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने का मतलब घूमते हैं। इसी प्रकार जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, घूमता है। जैसे कि सन के आप प्लैनेट सोलर सिस्टम पढ़े होंगे, तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन है, सन का चक्कर कौन चक्कर लगाता है, हाँ, हमारा अर्थ चक्कर लगाता है। हाँ, इसी प्रकार ये अर्थ चक्कर लगा रहा है। तो इसी प्रकार जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। समझ में आ रहा है। लेकिन बातें यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गया, यहाँ तक ठीक है बात। लेकिन जो सन होता है ना, सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। किसके ऊपर, सन इसको खींचता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सोच रहे हो सर तब अर्थ क्यों नहीं इससे फॉल डाउन हो रहा है, क्यों इससे गिर नहीं जा रहा। तो देखिए सन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स से खींच रहा है। तो खींचने के कारण जो अर्थ है, अर्थ का मास होगा, यहाँ वेलोसिटी होगा, घूम रहा होगा, तो इसके कारण यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या होता है, बराबर हो जाता है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे में फॉल डाउन नहीं होते हैं। और इसी की व्याख्या रदरफोर्ड से नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, यहाँ पे बातें समझ में आ रहा है।
इसी प्रकार जो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसको कूलम्बिक फोर्स, इसका कूलम्बिक फोर्स होता है, कूलम्बिक फोर्स बोल दे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दे। ये न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसकी कुछ फोर्स होती है, वो क्या करता है, वो फोर्स ये इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा, कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसके कारण जब भी कोई भी चीज अपने पास में घूमने लगता है तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है। अब केंद्रीय बल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें जनरेट हो जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाता है तो आप खुद बताइए, दो चीज है। एक इधर से हम बराबर फोर्स लगा रहे हैं, इधर से बराबर फोर्स, तो ये अपनी जगह पे रुका हुआ है। लेकिन अगर इधर से ज्यादा लगा देंगे तभी तो क्या होगा, ये उधर चला जाएगा। मतलब कि जब तक दोनों फोर्स बराबर है, वो दोनों आपस में क्या हो रहा है, आराम से रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस के चारों ओर आराम से रिवॉल्व कर रहा है, इसमें फॉल डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है, इक्वल हो जाता है। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई, तो इसके बाद आप लोग को ये पता चल गया कि सर जब दोनों फोर्स बराबर है तो आपने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू K/Q1 Q2 by r², आपने ये लिखा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा mv²/r। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे जानकारी देते हैं। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप लोगों को बताया गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल को हिंदी में आप केंद्रीय बल बोलते हैं। आप लोगों को बता दिया गया कैसे बराबर होता है। तो जब बराबर होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है K/Q1 Q2 by r², वेयर K क्या है, K कांस्टेंट होता है। K क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 होता है। क्लियर है? ये हमारा एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0। बात समझ में आ रहा है? Q1 क्या है, Q1 हमारा एक चार्ज है, आवेश है। Q2 क्या है, ये भी चार्ज है। किसका चार्ज है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं हमारा ये न्यूक्लियस है और इसके चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन। तो मान लेते हैं Q1 हमारा इलेक्ट्रॉन है, आवेश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है। अब प्रोटॉन यहाँ पे है, प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। तो ध्यान दीजिएगा कितने प्रोटॉन है, मान लेते हैं कार्बन। तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्योंकि Z = P = E होता है। तो जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। अगर कार्बन की पर्टिकुलर बात करें तो हम 6 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो क्या 6 को हम Z बोल सकते हैं, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही तो 6 बोलना है कि कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मतलब Z = 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम इसके चार्ज को ZE नहीं बोल सकते हैं, तो Q2 को हम ZE बोल सकते हैं। कैसे बोले, मान लो कार्बन है, कार्बन एटम, इसका कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर होता है। तो Q1 Q2 ये है। ठीक, तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होगा, एक फॉर्मूला होगा। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर 1/4πε0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। Q1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, और Q2 की जगह ZE और बाई R। जहाँ R क्या है, रेडियस है, इन दोनों के बीच का रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारा त्रिज्या, रेडियस। ठीक, यहाँ तक ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, 1/4πε0 ZE² बाई R। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बना सकते हैं। कहाँ से आया, ये समझ में आया ना, यहाँ से आया। क्लियर? अब इसके बाद जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक बात बताइए, सारे बच्चे बात बताइए। जैसे कि हमारा ये क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सेल में। ये इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा होगा। तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी सभी किसी वेलोसिटी के साथ घूम रहा होगा। ऐसा क्या होगा, कुछ मास होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसका फोर्स होता है, तो इसमें क्या होता है, mv²/r। मतलब लगभग काइनेटिक एनर्जी जैसा बिहेव नहीं करना। जब कोई भी चीज घूमेगा तो एनर्जी के साथ घूमेगा। तो इसका जो फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो किसके के बराबर होता है, mv²/r। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, जहाँ m क्या है, मास है,
इलेक्ट्रॉन का मास v क्या है, वेलोसिटी है, r क्या है, रेडियस। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा F इक्वल टू FC। तो क्या हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं इसको जब इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं और इसको साथ लेके चलेंगे। तो FC बराबर FC, तो FC कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z d स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये हो गया। इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? mv स्क्वायर आ गया, mv स्क्वायर बाई r। अब इस इक्वेशन को हम हमेशा साथ लेके चलेंगे, हमेशा। क्लियर है? यहाँ बात समझ में आ गया। तो ये थर्ड पोस्टुलेट का हमारा इक्वेशन बना, ठीक। अब आते हैं अपने सेकंड पोस्टुलेट का, थर्ड पोस्टुलेट का। हर एक चीज को हम एकदम बैटरी करेंगे। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है? बोला है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दिस ऑर्बिटल या दोस ऑर्बिटल इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इतना nh/2π। अब इसका मतलब क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि रदरफोर्ड जो थे, रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया था कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके चारों इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने दूरी पे रिवॉल्व कर रहे हैं, कितने एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। मतलब समझ आ रहा है कि किसका कितना एनर्जी है, लेवल है, कि उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मतलब समझ आ रहा मेरी बात कि इन्होंने ये नहीं बताया था कि ये कितने दूरी पे है, कितने दूरी पे है, सेल कितने दूरी पे है न्यूक्लियस से, और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि प्रत्येक सेल कितने एनर्जी के साथ होगा। जैसे कि एक बात करें, क्लास में कुछ बच्चे हैं मतलब मान लीजिए पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच। पहले बेंच पे 90% वाले बच्चे बैठते हैं, दूसरे पे 80, तीसरे पे 70। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, उन्होंने बताया सारे एक जैसे बैठ रहे हैं, घूम घूम के, मतलब कोई कहीं भी बैठ जा रहा, 70-80 कहीं पे भी कोई। वो किसने बताया था? वो रदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि एक 70 वाला है, एक 80 वाला है, एक 90 वाला है। बेंच तीनों को अलग अलग बांट दिया कि जो 70 नंबर पाएगा ये पहले ही बेंच पे बैठेगा, जो 80 पाएगा दूसरे, और जो 90 पाएगा तीसरे। तो उन्होंने एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ सेल को बता दिया था कि एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ रहेगा। और जो जिसका एंगुलर मोमेंटम है, जो दूरी है एंगुलर मोमेंटम, वो कितना है हमारा nh/2π। तो एंगुलर मोमेंटम इन्होंने बोला nh/2π। मतलब क्या होगा? जो हमारा सेल है, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो पहला सेल है वो nh/2π से। अब सोच रहे हो कि सर h क्या है, n क्या है, पाई क्या, पाई की वैल्यू फिक्स होती है। h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट जिसको मैक्स प्लांक में नहीं खोजा था, प्लांक कांस्टेंट है। h क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है, 6.626 × 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, इतना सेकेंड होता है। क्लियर है? ये मैक्स प्लांक में हो जाता है। ठीक है। और जहाँ पे n क्या है? n एक इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। अब मतलब ये क्यों लिखा गया? भाई क्यों लिखा गया? ध्यान दीजिएगा, ये क्यों लिखा गया? क्योंकि जो पहला सेल है, पहले सेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी। मतलब ये केवल किसमें फॉल होगा? पहले सेल में 1 हो गया तो 1h/2π वाले ही एंगुलर मोमेंटम जिसका होगा, वही फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिवॉल्व कर पाएंगे। जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? h/2π होगा। उसी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पहले सेल में क्या होगा? रिवॉल्व होगा। जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? h/2π होगा, वही क्या करेंगे? पहले सेल में रिवॉल्व कर पाएंगे। अब फिर दूसरे सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएंगे? जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? n की वैल्यू अब 2 होगा, 2h/2π हो जाएगा। तो सेकेंड वाले में रिवॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाए? 2h/2π हो जाए, वो सेकेंड वाले में रिवॉल्व कर पाएंगे। बातें क्लियर है? और थर्ड में कौन कर पाएगा? तो इसी से आप लोग बता सकते हैं सर, जिसका 3h/2π होगा, वो जिसका एंगुलर मोमेंटम 3h/2π होगा, वो थर्ड वाले में रिवॉल्व कर पाएगा। क्लियर है? फोर्थ में कौन रिवॉल्व कर पाएगा? जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 4h/2π होगा। पांचवें में कौन रिवॉल्व कर पाएगा? जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 5h/2π होगा। क्लियर है? इन्होंने एक बता दिया कि फिक्स्ड मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, कोणीय संवेग होगा, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूम सकता है। इन्होंने ये नहीं बोला कि कोई भी ले लो। जबकि इन्होंने कोई भी ले लिया, किसी का एंगुलर मोमेंटम नहीं बताया इन्होंने, लेकिन एक सिंपल सा बताया कि एंगुलर मोमेंटम
NH/2 पाई, मतलब कि पहले वाले में h/2 पाई वाले ही रह सकते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम होगा, दूसरे वाले में 2h/2 पाई जिसका रहेगा वही रह सकता है, तीसरे वाले में 3h/2 पाई जिसका रहेगा वही रह सकता है। तो इन्होंने एक चीज बताई, बहुत बड़ी बात है, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान, इसमें थोड़ा सा एक और कार्य बनता है, यहाँ पे तो बातें समझ में आ गया, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नोट हो गया होगा, नोट हो गया होगा, तो हम इसको मिटाते हैं, फिगर को मिटाते हैं, अब इसको भी मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है एल, वो किसके बराबर होता है, एम, एल जो होता है रेडियस इंटू ये क्या है हमारा, हमारा ये मोमेंटम क्या है, मोमेंटम। आप लोग छोटे क्लास, यहाँ पे क्रॉस का मतलब लगा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, इंटू नहीं हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, सदिश राशि बोलते हैं हिंदी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ, वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो P है मोमेंटम है, जिसका इसको हम लिखते हैं mv, मास इनटू वेलोसिटी, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो हम केमिस्ट्री के टीचर में फिजिक्स में जाएंगे नहीं, लेकिन ऊपरी ऊपरी हम सारी कहानी बता रहे हैं। तो ये जो हमारा रेडियस वेलोसिटी होता है, मास और वेलोसिटी में, वो 90 डिग्री पे होता है। जब ये हटाते हैं, वेक्टर हटाते हैं, या पहले वेक्टर के साथ ही हम लिख सकते हैं mv, लिख सकते हैं, और जब वेक्टर हटाएंगे, वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पे sin 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, sin 90। तो कितना आया, mvr। तो जो हमारा क्या आया, एंगुलर मोमेंटम आता है, कितना आता है, mvr। और एक तो हमारा क्या, NH/2 पाई, ये भी हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, NH/2 पाई। ठीक, तो यहाँ से एक और इक्वेशन बनेगा, एक और इक्वेशन क्या बनेगा, तो इस इक्वेशन को हम ऊपर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों एल है, NH/2 पाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mvr। यहाँ से इक्वेशन इसको 2 बनाएंगे, और इसको भी साथ में लिखेंगे, ठीक है। इससे भी हम दोस्ती बनाएंगे, और इससे तो बना जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक 2 इक्वेशन बन गया, यहाँ तक हमारा खत्म होता है थर्ड पॉस्टुलेट, बातें क्लियर है। अब फोर्थ पॉस्टुलेट की बात करते हैं। फोर्थ क्या बोलता है, फोर्थ पॉस्टुलेट ये बोलता है, द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब क्या होता है, ध्यान देना, इतने का ही बात हमको समझना, कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। फर्स्ट सेल में रिवॉल्व करता है, सेकेंड सेल में रिवॉल्व करता है, थर्ड सेल में रिवॉल्व करता है। तो ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। स्टेशनरी मतलब कि फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, हमारा क्या है, हमारा ये सेल है या ऑर्बिट है। तो हर एक सेल का, हर एक ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। मतलब समझ में आ रहा है, इसका कुछ फिक्स्ड एनर्जी होगा, इसका एक फिक्स्ड एनर्जी, इस ऑर्बिट का जो पहला ऑर्बिट है उसका फिक्स्ड एनर्जी होगा। मतलब समझो कि जैसे 70, 80, 90 वाले हैं ना, 70, 80, 90 वाले हैं, तो इनका फिक्स्ड है कि यहाँ पे 70 वाले ही बैठेंगे, जिसका एनर्जी कितना आएगा, 70 आएगा, तो उसको 70 वाले ही बैठेंगे। यहाँ पे 80 वाले नंबर वाले ही बच्चे बैठेंगे, यहाँ पे 90 नंबर वाले बच्चे बैठेंगे। 3 बेंच है, तीनों पे 70, 80, 90, ठीक है। तो जिसका नंबर 70 होगा वो सबसे आगे वाले में बैठेगा, जिसका 80 होगा वो बीच वाले, फिर 90। ऐसा नहीं होगा जो 75 पाएगा वो ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में आ जाएगा, नहीं, वो केवल फिक्स्ड है कि इसमें 70 वाले ही बैठेंगे, 80 वाले बैठेंगे, 90 वाले बैठेंगे, और उसके बीच वाले नहीं बैठेंगे। जैसे मारियो गेम खेले तो मारियो गेम आता था, कूदने वाला रहता था, लेकिन बीच में गिर जाते थे जब बीच में आते थे, तो बीच वाले नहीं होंगे। बीच वालों का इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन दे देगा, लास्ट में भी हम समझाते हैं। तो फिक्स्ड एनर्जी होता है, क्या होता है, ऑर्बिट का, सेल का अपना एक फिक्स्ड एनर्जी होता है, जिससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसमें लाई करेगी इसमें रहेगा, जिसकी इसमें लाई करेगी इसमें रहेगा। तो इसको स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी करते हैं। इसको ऑर्बिट को, सेल को क्या कहते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी करते हैं। इसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, फिक्स्ड होती है, बदलती नहीं। क्लियर है। फिर इसके बाद बोला है, इन दिस ऑर्बिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये बात बहुत बड़ी बात हो गई, इन्होंने ये बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, कहाँ पे मूव करता है, ऑर्बिट में। तो रदरफोर्ड ने ये नहीं बोला था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी के साथ मूव करता है। उनका तो वही लॉ गलत हो गया था कि जब वेलोसिटी आएगा तो इमिट करेगा रेडिएशन, और रेडिएशन इमिट करेगा तो फॉल डाउन हो जाएगा। लेकिन इन्होंने एक सिंपल सी बात बोल दी कि जब सेल में या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती है।
मतलब फिक्स्ड एनर्जी के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, किसमें, सेल में, मतलब सेल में, ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है ना, तो इस ऑर्बिट में जब तक घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन जब तक ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, सेम बना रहेगा। मान लो कि अगर 70 जूल है या कितना भी है एनर्जी है, तो एनर्जी चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का जब ऑर्बिट में, जब तक घूमता रहेगा। जब तक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी नेदर बी चेंज और नेदर बी क्रिएटेड, बाहरी एनर्जी को ना तो गेन करेगा ना तो लॉस करेगा अपनी एनर्जी। क्लियर है, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। क्लियर बात समझ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब सेल में घूमता रहेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, फिक्स्ड एनर्जी के साथ घूमेगा। और ये वाला समझ में आया, रिवॉल्व ऑफ स्टेशनरी, मतलब ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट का एनर्जी भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे 70 वाला यही है, 80 वाला यही है, 90 वाला यही है, तो इनका जगह क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो इसी तरह जो सेल है, सेल का भी ये ऑर्बिट का सेम होगा, इस ऑर्बिट का सेम होगा, इस ऑर्बिट का एनर्जी सेम होगा, जो कि अभी लास्ट में सबकी वैल्यू भी लिखी होगा, अप्रूव करके। तो यहाँ तक बातें समझ में आई। तो ये हमारा सेकंड पॉस्टुलेट की कहानी थी, ये थर्ड पॉस्टुलेट की कहानी थी, और ये फोर्थ पॉस्टुलेट की कहानी थी। 4 पॉस्टुलेट आपको अच्छे से आ जाएगा, आसान। ठीक है, तो आप ये एक मिनट निकाल लीजिए, ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हमने 4 पॉस्टुलेट पढ़ लिया, 4 पॉस्टुलेट पढ़ लिया, 5वां पॉस्टुलेट भी आप लोगों को मैंने समझा दिया है उस पर, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखा है ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर हमारा क्या है, सेल है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट है। तो ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, प्रत्येक स्टेशनरी ऑर्बिट विद डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब क्या है, सबका एक फिक्स्ड एनर्जी होता है। हमने ये बात तो पहले ही बोल दिया था कि सब ऑर्बिट का, इस ऑर्बिट का अपना एनर्जी होगा, इस ऑर्बिट का अपना एनर्जी होगा, इस ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी होगा। जैसे क्लास में 70, 80, 90 वाले हैं, तो 70 वाले का फिक्स्ड एनर्जी, 80 वाले का फिक्स्ड एनर्जी, 90 वाले का फिक्स्ड एनर्जी। इनके बीच में कोई फॉल डाउन नहीं हो सकता है, मारियो गेम जैसा, वो तो बीच में गिर जाता, लेकिन यहाँ पे बीच में गिरेगा तो खत्म है भाई। ठीक, तो सारे ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी होगा। मान लो इसका 2 जूल होगा, इसका 3 होगा, 4, एक बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना फिक्स्ड एनर्जी होगा, ना तो उससे ज्यादा होगा ना तो उससे कम होगा। दिस ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल। अब जब एनर्जी सेम है भाई, एनर्जी सेम है, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। ये तो हमने पिछले पॉस्टुलेट में थोड़ा सा जिक्र कर दिया था, इसी को फोर्थ पॉस्टुलेट कहते हैं। अब n इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स जो है, n इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, मतलब ये नंबर ऑफ n इक्वल्स टू 1 पे ये फर्स्ट सेल है, n इक्वल्स टू 2 पे सेकंड सेल, n इक्वल्स टू 3 पे थर्ड सेल या थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ। तो जब n इक्वल्स टू 1 होता है, n इक्वल्स टू 1, तो ये k सेल होता है। कौन सा सेल होता है, k सेल। और जब n इक्वल्स टू 2 होता है तो l, n इक्वल्स टू 3 होता है तो क्या होता है, m सेल, n इक्वल टू 4 होता है तो क्या होता है, n सेल, 5 होता है तो क्या होता है, o सेल। समझ गया ना, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, o p q r ऐसे बढ़ता जाएगा, 6 सेल 7 सेल। क्लियर है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा 5वां पॉस्टुलेट है। अब यहाँ तक की बातें आप लोगों को सारी बातें क्लियर कर दी है, जो मेन पॉस्टुलेट था। हमने ये भी और एक और पॉस्टुलेट था, 6वां बोल सकते हैं, कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसमें, ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, तो उसका एनर्जी क्या होता है, चेंज नहीं होता। ये पहले ही हम बता चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, किसमें रिवॉल्व करता है भाई, ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है घूमते समय चेंज नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कब, जब वो रिवॉल्व करता है। क्लियर हो गया, यहाँ पे बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग सीखेंगे एक और पॉस्टुलेट है जिसको लास्ट में सीखा जाएगा। एक और पॉस्टुलेट है जिसको कहां पे सीखा जाएगा, लास्ट में हम लोग सीखेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इन दो इक्वेशन का यूज करके, इन दो इक्वेशन का यूज जो कि आपको पहले थर्ड या फोर्थ पॉस्टुलेट में बता दिया गया, तो हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, रेडियस कितने दूरी पे है, वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और टोटल एनर्जी। तो इतना चीज हम निकालना सीखेंगे इनका यूज करके। क्लियर है, ये सारी चीजें सीखना है, ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल में सीखना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब एकदम स्टार्टिंग से अब इसके डेरिवेशन को देखिएगा। हम चाहते तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन पहले सीखने की कोशिश करो। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, रेडियस निकालते हैं। क्या करते हैं, रेडियस निकालते हैं। तो पहला काम,
यहाँ पे भी v स्क्वायर v है, यहाँ पे v स्क्वायर है, v को कैंसिल करना है तो v को एक ही तरह से कैंसिल कर सकते हैं जब इस पूरे का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ v स्क्वायर आ जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 2 का क्या करना है, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करने पर हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे नॉर्थ इंडिया से है ये समझेंगे। तो सेकंड का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई, तो क्या 4 पाई स्क्वायर हो सकता है, हो गया। उधर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर g स्क्वायर r। इसको इक्वेशन थर्ड बोल दें, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर दें। इसके नीचे 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड करने पे, थर्ड से डिवाइड करना, डिवाइड, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है बोल, हाँ आ रहा। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, ये है इक्वेशन थर्ड है, हो गया। देखिए इक्वेशन हमारा फर्स्ट ये है एम बी स्क्वायर बाई आर, और इक्वेशन ये क्या है, ये भी लिख दें। अब इसके अपॉन में लिखेंगे, हाँ अपॉन में, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें, राइट हैंड साइड क्या है, एम स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, सॉरी इक्वल टू यही लग गया, क्या है एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई। आपको एक बात और बता देते हैं, ये सारे बच्चों को सीखने के लिए 1 2 3 बायो वाले भी होंगे, तो पहले का चौथे मल्टीप्लाई होता है 1 into 4 और दूसरे का तीसरे में बाकी, ये बात याद रखिए। अब ध्यान दीजिएगा 4 पाई से 4 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, हुआ होगा। अब देखिए आप कुछ कैंसिल हो रहा है इधर नहीं होगा, इधर देखो 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर कैंसिल, m से एक m कैंसिल, ठीक है, ध्यान देते रहिए। अब ध्यान दीजिएगा पहले का चौथे, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए जेड ई स्क्वायर पाई अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 होगा। देखिए अब सारे बच्चे होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 होगा ना, बिल्कुल। इधर क्या होगा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर 1 चला गया तो 1/m बचा है आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर का आर से मल्टीप्लाई आएगी। यहाँ तक बाकी समझ में आ गया, कोई डाउट, ठीक है, यहाँ तक आया था। अब याद आ गई, अब देखिए आर स्क्वायर है आर क्यूब, देखो ऊपर जाएगा आर स्क्वायर ऊपर, तो आर स्क्वायर बाई आर क्यूब होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम यही कैंसिल कर देते हैं, 2 आर कैंसिल, आर बस बचा, ठीक है। अब बस रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालो, देखो रेडियस आर एम आर बोल सकते हैं, इसको इधर दे दो, बाकी सारे को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0, नीचे क्या आ गया जेड ई स्क्वायर आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। m को भी हम नीचे भेज सकते हैं, तो हम डायरेक्ट भेजते हैं अगले एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाई, क्या यहाँ तक आया था, आपको इक्वेशन को मिला लीजिएगा, 1 सेकंड में मिला लेते हैं, सही है, ठीक है। यहाँ तक रेडियस आ गया हमारा। अब कहेंगे सर इतना बड़ा इक्वेशन कैसे याद किया जाएगा, तो याद नहीं करना है किसी भी, एक चीज बता, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। देखिए ठीक, कौन कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है जो बदला नहीं जा सकता, एक तो h है कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, जो पहले ही बता दिया गया 6.636 या 26 into 10 to power -34, एप्सिलॉन 0 39.2 करके होता है। z बदला जा सकता है, एटॉमिक नंबर तो सबका बदला जा सकता है, e 1.6 into 10 to power -19 नहीं बदला, मास 9.1 into 10 to power -31 किलोग्राम नहीं बदलेंगे, पाई नहीं बदलेगा, बस n स्क्वायर z बदलेगा, तो इसको पहले लिख दो, तो r बराबर एन स्क्वायर बाई जेड हो गया। और जो कांस्टेंट वैल्यू उसको इधर लिखो एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0, ये एच स्क्वायर ई स्क्वायर पाई हो गया, लिख सकते हैं। अब इन सबकी वैल्यू जब कैलकुलेट की गई, तो क्या आ गई आर की वैल्यू, तो
ध्यान दीजिएगा। तो आया आर की वैल्यू, आर बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा क्या है, आर की वैल्यू। बातें समझ में आ गई? कहीं कहीं बुक में 0.53 लिखा रहता है एन स्क्वायर बाई जेड, ये जेड है एंगस्ट्रॉम। अब एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। रेडियस निकालने के लिए एक हमारा फॉर्मूला है और बाकी इसका प्रूफ हमारा इस तरह है। सारे बातें समझ में आ रहा है और बड़ा प्रूफ है, इसको देख लीजिएगा सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए। अब अभी तक आप लोगों को ये बता दिया गया कि जो रेडियस है वो कितना है, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अब इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लगवा देते हैं। और एक और बात हमको रह गई है बाकी, जिसको हम सातवां बोल सकते हैं, सातवां पांचवें। जो बोहर ने बताया था ये केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था। किसके लिए बताया था? केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बताया था। आपको क्या सर एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन के बारे में बताया था। हीलियम, हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम प्लस के लिए अपना लॉ दिए थे, तो इसके लिए सही है। लिथियम 2 प्लस के लिए इनका लॉ सही था। और समझ में आ रहा है कि ये केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में ही क्या होते हैं, जानकारी देते हैं बोहर का मतलब। तो ये याद रखिएगा, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही जानकारी देते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, नीट 2014 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और लिथियम 2 प्लस में से कौन सा बोहर का मॉडल फॉलो नहीं करता है? हीलियम, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी में 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी में 1 इलेक्ट्रॉन। बातें क्लियर हो गया? तो ये नीट 2014 का क्वेश्चन था। अब कैसे पता चला? तो एक फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता है वो लिख लेगा। जेड बराबर होता है या ई बराबर होता है Z-4। यहाँ पे जेड क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, चार्ज मतलब कि कितना पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, माइनस चार्ज कितना प्लस 1 है ना, माइनस का 2 1 है। क्लियर है? यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। जिस बच्चे को नोट करना होगा कर लें। अब इसके बाद यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन ये था, हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम के थर्ड सेल का रेडियस बताइए। तो थर्ड सेल में एन का वैल्यू कितना दे दिया? 3 दे दिया। थर्ड सेल मतलब बोला कि एन की वैल्यू 3, फिफ्थ सेल बोला मतलब कि एन की वैल्यू 5, ठीक। और जेड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो निकाल लेते रेडियस। तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर बाई 1 इंटू 529। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू इतना कर देंगे 9 इंटू 0.529। तो आप कैलकुलेशन कर देंगे तो 4.76 एंगस्ट्रॉम। बातें समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आ गया? इसी तरह 5 भी रख सकते हैं, हीलियम भी रख सकते हैं, कोई भी चीज रख के हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रेडियस। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, रेडियस की कहानी खत्म। अब बात किसकी आती है हमारी? अब वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? किसमें? हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल। तो वेलोसिटी, तो आपने एक इक्वेशन सीखा है, mv r बराबर NH/2π। क्या ये इक्वेशन सीखा है? पॉसिबल 3rd या 4th से। तो ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू हम ये पुट करते हैं, रेडियस की वैल्यू ये पुट करते हैं। कौन सा इसकी इक्वेशन अगर हम अब मान लें फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू कहाँ पे पुट करें? इसके इक्वेशन 2 मान लें की वैल्यू 2 में पुट कर लेंगे, 2 में पुट कर लेंगे। अब कौन सा? बस r का एन वी। आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एन स्क्वायर बाई जेड ये बनाना था, तो पूरा बड़ा सा लिख लेते हैं इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन जेड ई स्क्वायर एन इंटू पाई। हो गया? लिख लिए। इक्वल टू क्या होगा? एन एच बाई 2 पाई से पाई कैंसिल हो गया होगा, आया। एक एच से एक एच कैंसिल हो गया होगा, आया। एक एन से एक एन कैंसिल हो गया होगा, आया। यहाँ पे बातें समझ में आ रही है? यही तक कैंसिल होगा। बात एन से एन कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल वेरी गुड।
क्लियर? अब यहाँ तक हो गया। अब क्या बचा हमारा? पहले जो बचा वो लिख लेते हैं। b बचा, n बचा, h बचा, एप्सिलॉन जीरो। नीचे क्या बचा? z बचा, e स्क्वायर बचा, उधर क्या बचा? 1 बाई v को छोड़ के, वेलोसिटी को छोड़ के सबको उधर दे दो, तो क्या आएगा? देखो वेलोसिटी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर इसको इधर, 1/2 n h एप्सिलॉन जीरो, और ऊपर क्या हो गया? z e आएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब जो वैल्यू बदलेगा उसको पहले लिख लेंगे और जो नहीं बदलेगा उसको लास्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या है? z और n, z और n नहीं बदल सकते, ये 2 है, ध्यान दीजिएगा ये 2 है। z और n नहीं बदल सकता, z और n को लिख दीजिए अलग से। और कौन कौन बदल सकता है? e स्क्वायर की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 × 10⁻⁵ e स्क्वायर वेल अपॉन n तो बदल सकता है लेकिन 2 तो नहीं बदल सकता, कांस्टेंट है। h बदल सकता नहीं बदलेगा, 6.626 × 10⁻⁴ एप्सिलॉन जीरो नहीं बदलता। यहाँ तक आ गया? यहाँ तक समझ में आया? क्या हो गया? d बराबर z/n लिखा। अब इतना कांस्टेंट, इतना क्या है? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। अब देखो कितनी होती है? b बराबर हो गया z/n इंटू 2.18 इंटू, इसको सॉल्व करने में कितना है? 10⁻6 मीटर। ये ट्रिक होता है। ये क्या होता है? ट्रिक होता है। ट्रिक के माध्यम से हम क्या निकालिए? वेलोसिटी। आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये हम पूरा वेलोसिटी का डेरिवेशन है कैसा है। ये क्यों बताया जा रहा है? क्यों इतनी जरूरत पड़ी? ये IIT नीट वाले बच्चों के लिए कहीं पे भी वेरिएशन कर सकता है, तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा। बाकी भी स्कूल्स में, एकेडमी में डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया जाता है। कहीं कहीं 2.188 लिखा रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी हो गया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, हीलियम प्लस के फिफ्थ सेल में, हीलियम प्लस के फिफ्थ सेल में वेलोसिटी व रेडियस बताइए। तो समझ आ रहा है? हीलियम प्लस के फिफ्थ सेल, तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, n स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 एंगल। तो n स्क्वायर कितना है? n फिफ्थ सेल का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। जेड हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 इंटू 0.5। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं 25/4, तो 6.2 चलता है, इतना कर लेंगे तो आपका 31 या 30 के समथिंग अराउंड आएगा। आर हो गया। अब v कैसे निकलेगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है z/n इंटू 2.18 इंटू 10⁻6। z कितना है? z कितना? z यहाँ पे आपका पता है आपको, z हमारा 2 है और n कितना हमारा? n हमारा फिफ्थ सेल है। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे करते हैं 2/5 इंटू 2.18 इंटू 10⁻6, और इसका भी यूनिट होता है। इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर निकालें। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वेलोसिटी भी आ गया होगा और रेडियस भी कैसे निकालते हैं ये भी आप लोग को चीजें समझ में आ गई। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी। ठीक है, ऑन हो गया? हाँ, ध्यान दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी कब डेवलप होता है? ध्यान दीजिए, जब ये हमारा क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगा? न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होगा, हाँ, सेल होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन जब मूव किया किसी भी वेलोसिटी के साथ, तो क्या हमारा जनरेट हो जाएगा? तब हमारा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगा। जब कोई भी चीज क्या हो गया? मूविंग ऑब्जेक्ट, तो मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे हुआ वेलोसिटी के साथ, तो हमारा जो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा। समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी तभी डेवलप होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। तो मूव हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आप लोग छोटी क्लास से जानते हैं, 12 mv² होता है, हाफ mv²। अब ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m रहने दीजिए, v की वैल्यू हम यहाँ पे लिखे हैं z/n e² 2h एप्सिलॉन जीरो। क्या ये बात समझ में आए? तो क्या हम v की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। क्या रखना है? देखिए वहां पे लिखा है z/n e² 2h एप्सिलॉन जीरो। तो ये तो v की वैल्यू, लेकिन इसका हमको क्या करना है?
स्क्वायर करना। बातें समझ में आ गया? हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है, v की वैल्यू वहां से हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, 1/2 एम सबका स्क्वायर होगा, तो z का स्क्वायर z स्क्वायर, e का स्क्वायर e पे पावर 4 होगा बाई n स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 को पहले लिख देते हैं, लिख देते h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का लिख सकते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है, तो 2 and 4 क्या हो गया 1/8 लिख सकते हैं। अब देखिए m z स्क्वायर e पे पावर 4 बाई कितना आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0। अब फिर इसमें भी यही कहानी है, काइनेटिक एनर्जी में जितने हमारे वेरिएबल्स हैं उसको पहले लिख दो, जिसकी वैल्यू बाद में चेंज हो सकती है, जिसको नहीं चेंज होता उसको अलग लिख सकते हैं। तो देखो z की वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है डिफरेंट आइटम के लिए, तो z स्क्वायर n स्क्वायर हमेशा चेंज होगा, लिख लीजिए। अब इधर क्या बचा 1/8, n की वैल्यू फिक्स्ड होती है, इलेक्ट्रॉन का मास, e पे पावर 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और नीचे n स्क्वायर को लिख चुके हैं h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? हाँ, यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। ये हमारा क्या है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अब फिक्स्ड कितनी होती है, तो 13.6 होता है। कितना होता है 13.6, ध्यान दीजिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आया, इतने की वैल्यू टोटल कितनी है 13.6 और इनटू कितना है z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है, और ये इसका जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। किसमें आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? तो हमारा क्या आया, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी आया वो कितना है z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इनटू इतने की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो हमारा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, प्रूफ होता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है। क्लियर है? इस पे क्वेश्चन लगवा दिया जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोजन आइटम के सेकेंड सेल की क्या निकालिए, काइनेटिक एनर्जी। अब यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिलके आपको सेल का एनर्जी टोटल एनर्जी पता चलेगा। तो कितना है, देखो हाइड्रोजन के सेकंड शेल मतलब कि सेकंड शेल में मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, सेकंड शेल मतलब 2 का स्क्वायर इनटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1/4 इनटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको कैंसिल करें, 3 टाइम्स 3 12 3.4 इलेक्ट्रॉन। ये काइनेटिक एनर्जी कब आया, जब इसे सेकंड शेल था। तो बातें समझ में आ रहा है, सेकंड शेल की काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, आपको ये भी समझ में आएगा सर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है। क्लियर है? अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। अब किस पे आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप ऊपर लिखे हुए हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे, ठीक है, ले लीजिएगा आप लोग यहाँ से, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए या उतार लीजिए, 1 सेकंड का टाइम लेना। सारे बच्चे ध्यान देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अब किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब कोई दो चार्ज होता है, जब कोई दो चार्ज के बीच, जब दो चार्ज आपस में पास आते हैं तो कौन सा जनरेट होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, जब दो चार्ज पास आते हैं तो कौन सा एनर्जी जनरेट होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ये चार्ज क्या क्या हो सकते हैं, माइनस और प्लस पास आ सकते हैं, तब भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। या तो प्लस भी पास मतलब दूर मतलब ये अपने कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, तब पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। या माइनस भी अगर कांटेक्ट में आएंगे तो कौन सा एनर्जी जनरेट होगा, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। क्लियर है? ये बातें समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कब जनरेट होगा। इसी तरह जब दो मास आपस में पास कांटेक्ट में आते हैं तब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी या फोर्स जनरेट होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि जब दो चार्ज पास आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तब हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब क्या होता है, दो मास आता है, तब कौन सा, ग्रेविटेशनल एनर्जी। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये जनरेट होता है। आप पोटेंशियल एनर्जी को सीखेंगे तो दो चार्ज मतलब Q1 और Q2 पास आ रहे होंगे, इनका रेडियस आ रहा है,
हाँ, तो आप लोग को बताया गया है। तो अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा पहले भी बता चुके हैं, फोर्स के बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? जहां पे आर स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे आर नहीं होता, सॉरी आर स्क्वायर नहीं होता है, बस आर होता है, ठीक। जहां पे Q1 क्या है, इसका चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये Ze होता है। ये आपको पहले भी लेक्चर में अगर देखेंगे तो Q1 ई बोल रहे हैं, Q2 को हम क्या बोल रहे हैं, Ze बोल रहे हैं, न्यूक्लियस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्लियर है? अब यहाँ पे रख देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 Ze² लिख सकते हैं डायरेक्ट बाई आर। यहाँ तक हो गया। अब आर की वैल्यू हम लोग रखेंगे, आर की वैल्यू कौन सी रखेंगे, ये वाली रखेंगे। समझ में आ रहा है कितना बेहतरीन चीजें खोज के हम दिए हैं, ये आर। अब देखो आर की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो आप ध्यान दीजिए पोटेंशियल एनर्जी को एकदम इत्मीनान से देखिएगा 1/4πε0 इंटू Ze²। आर की वैल्यू देखो, अब देखो जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे होगा ऊपर आ जाएगा, इतना तो पता है। तो आर कितना है n² बाई n² h²ε0, ये ऊपर आ गया नीचे, और जो नीचे वाला होगा ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा देखो आएगा Ze², ये आएगा। यहाँ तो बात समझ में आ गया, ये हमारा पोटेंशियल है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें कैंसिल होगी, देखिए पाई से पाई कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो जाएगा नहीं, और कुछ नहीं लग रहा है कैंसिल, ठीक है। तो क्या आया पोटेंशियल एनर्जी, क्या आया ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी आया 1/4 आया ना, 1/4 ऊपर देखिए Z² E²m, सॉरी क्या आ गया Z e⁴ m आए, Z² e⁴ m हो गया, और नीचे क्या आया n² h² आया, समझ आया, ε0 का भी स्क्वायर होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रही होगी, यहाँ सब सही है, ठीक। लेकिन आप ध्यान देंगे, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी सारे बच्चों को। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई हमारी, पोटेंशियल एनर्जी अब देखिए ना, हमारा जब काइनेटिक एनर्जी हम निकाले थे तो इससे पहले क्या आया था, कांस्टेंट क्या आया था, कोई बोलेगा? जब कांस्टेंट हमारा आया था हम लिख देते हैं, हाँ बोलिएगा कोई, क्या था ये, जिसकी वैल्यू हम 13.6 लिखे थे, h², ये है, क्या लिखिएगा, यहाँ से बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे कुछ इस तरह बनता है, बिल्कुल बनेगा, देखो अभी बता रहे हैं, देखो n है e⁴, देखो यहाँ पे n e⁴, नीचे देखो h² ε0 का स्क्वायर, बस यहाँ पे 4 है, बस यही तो दिक्कत है। तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ ऊपर नीचे 2 से 1 हो गया, क्योंकि हम 1/8 बनाना चाहते हैं, हो सकता है। तो क्या आ गया, 1/8 नहीं हो गया, 2/8, फिर क्या है Z² e⁴ m बाई n² h² ε0। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब देखो 1/8 m e⁴ h² ε0 के स्क्वायर, हम यहाँ पे 2 Z² n²। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे Z² n², देखो टोटल, हाँ टोटल है। अब देखो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू इसको 1/8 Z² e⁴ m बाई n² h² ε0 का स्क्वायर। ये टोटल देखो हमारा किसके बराबर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है। देखो ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से देखिए, इतना कितने के बराबर आ रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर इतने के जगह काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। समझ गया ना, एक रिलेशन निकल गया कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आया, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर। लेकिन यहाँ पे गलती एक जगह है, चार्ज जो है माइनस के साथ है, यहाँ पे चार्ज जो है माइनस के साथ है। एक सेकंड बस हम बता रहे हैं,
यहाँ तक क्लियर है पोटेंशियल एनर्जी। बस यहाँ पे जो चार्ज है माइनस के साथ, किसके साथ लेना है, माइनस, तो ये माइनस 2, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। बस यहाँ पे क्या हो गया, हमारा माइनस है, छोटी सी गलती है, पोटेंशियल एनर्जी वाला -2 इंटू काइनेटिक, कैसे आया समझ में आ रहा है वहाँ पे, क्लियर है, दोनों को एक दूसरे के बराबर है। तो एक रिलेशन भी आ गया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी टोटल एनर्जी। अब इसी से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया। अभी तक हमने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लिया, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ तक बातें क्लियर। अब हम लोग किसको सीखेंगे, टोटल एनर्जी। अब यही टोटल एनर्जी क्या होता है, यही सेल की एनर्जी होती है, जो बार बार बोला गया है कि सर सेल की एनर्जी तो फिक्स होती है, सेल की एनर्जी क्या होती थी, फिक्स होती है, तो यही टोटल एनर्जी क्या होता है, सेल का एनर्जी। अब ये तो बहुत जरूरी है, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, हो गया ये तो। अब पोटेंशियल एनर्जी को -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, हाँ, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना आया, कितना आया, 2 काइनेटिक एनर्जी, -2 में से +1 गया तो कितना आया, माइनस काइनेटिक एनर्जी आया, तो माइनस। अब काइनेटिक एनर्जी कितना निकाले, देखो वहाँ पे निकाले वो लोग, यहाँ पे माइनस, और ये कितना हो गया 13.6 इंटू Z² N² इलेक्ट्रॉन। देख कितना इजी था, जब पोटेंशियल एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो टोटल एनर्जी तो एकदम सिंपल है। इसमें तो काइनेटिक एनर्जी, ये तो मजाक हो गया मुझे, हम लोग को लगा था कितना टफ है। आया भाई, आया सारे बच्चों को, आया कितना इजी है, तो ये टोटल एनर्जी। लेकिन अब बात करेंगे, अब सेल की एनर्जी की बात करेंगे, किसकी एनर्जी की बात करेंगे, सेल की। जनरली सेल की एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पता चलेगा पर्टिकुलर हर सेल के लिए एनर्जी कितना होता है। माइनस नहीं आया है, जैसे कि हाइड्रोजन के पहले सेल की एनर्जी, पहले, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सब सेल की एनर्जी हम लोग अलग अलग निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात, टोटल एनर्जी। अब कब, फर्स्ट सेल हाइड्रोजन का निकालना है, तो क्या होगा, -13.6। और ये याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछता है, क्या करिएगा, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे वैल्यू याद कर लीजिएगा, और हमेशा क्वेश्चन इससे जरूर पूछता है, ठीक है। टोटल एनर्जी, और किसका है ये, टोटल एनर्जी ऑफ इन एंड सेल ऑफ हाइड्रोजन है। तो एंड सेल मतलब फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, तो फर्स्ट सेल का कितना होगा, देखो, तो 13.6 इंटू Z कितना है, 1/n कितना होगा 1, तो कितना आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा, पहले सेल की आ गया। सेकंड की कितनी आई, सेकंड का देखो, -13.6 इंटू 1/2 का स्क्वायर, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका अप्रॉक्स आ जाएगा आपका -3.1, 3.4 आ गया। थर्ड सेल का टोटल एनर्जी कितना आ गया, -13.6, 1/9, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.15, -1.5 आ गया। आगे समझ में आ रहा है, ये डिवाइड करने के बाद है। फोर्थ का कितना आएगा, कितना आएगा, -13.6 इंटू 4 का स्क्वायर 60, 0.81 या 85 है माइनस। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई सर, हाँ निकालने आ गया, हाइड्रोजन का टोटल एनर्जी निकालने आ गया। अब इसका मतलब अब आप लोगों को सारे डाउट अब क्लियर होंगे, सारे बच्चों को सारे डाउट ये मिटा देगा, अब इन चीजों का काम है। अब बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, टोटल एनर्जी हो गया। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, सेल होता है, सेल होता है। जैसे हमने बोल रहे थे कि पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा 70, 80, 90, तो ये पहला सेल का एनर्जी एकदम फिक्स होगा, कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे का कितना होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड का कितना होगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ का कितना होगा, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब समझ रहे हो कि इसमें केवल वही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, इसमें केवल वही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिसका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। बात समझ में आ रहा है,
पहले सेल में, हाइड्रोजन के पहले सेल में केवल वही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिसका वैल्यू कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? दूसरे सेल में वही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिसकी एनर्जी कितनी हो, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। थर्ड सेल में वही रह सकते हैं जिसकी वैल्यू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। फोर्थ सेल में वही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिसकी वैल्यू -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बातें क्लियर है कि केवल यही वैल्यू क्या हो सकती है, इस सेल में रह सकती है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया सर? आप ठीक से, हाँ 70 नंबर वाला इसमें बैठेगा, 80 वाला इसमें, 90 वाला इसमें। और ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे सेल से दूर भाग रहा है, जैसे जैसे सेल से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, जैसे जैसे सेल से क्या हो जा रहा है, दूर जा रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कि इसमें सबसे हाई एनर्जी, जितना दूर जाएंगे उतना एनर्जी वाले रहेंगे। अब बात समझ में आ रहा है? अब कब सर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें कूद जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए -13.6 इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। इसको मान लेते हैं हम 3, क्या करते हैं, 3 एनर्जी और देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं, प्लस 3, तो ये कितना है, -10.6 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तब ये कूदेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही, ये एनर्जी लेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये तो बीच में अटक जाएगा। समझ आ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों एनर्जी नहीं ले रहा है? इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये इसकी वैल्यू कोई है ही नहीं, किसी सेल की वैल्यू है नहीं कि जंप कर पाए, तो ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी को नहीं लेगा। तब किस एनर्जी को लेगा सर, ये भी बता दीजिए, ध्यान दीजिए। -13.6 है, इसमें एनर्जी है, इसको कितना दे देंगे तो 3.4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.2। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया जाए, फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी दिया जाए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जाए, ये कितना होगा, -3.4, तो मतलब कि सेकंड वाले में कूद जाएगा। समझ में आया? तब कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे सर, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, तब इलेक्ट्रॉन पहले सेल से दूसरे सेल में कूद जाएगा, जंप कर जाएगा। लेकिन अगर इससे कम दिए, इससे कम एनर्जी दिए, तब नहीं हो पाएगा। या तो ऐसा दीजिए थर्ड में आ जाए, ऐसा दीजिए फोर्थ में आ जाए, लेकिन इससे कम देंगे तो वो एनर्जी नहीं कूद पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेगा ही नहीं, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब भी नहीं करेगा। बातें क्लियर है? अगर हम 5 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, -8.6 आएगा ना, तो बीच में थोड़ी ना जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ग्रहण ही नहीं करेगा, लेगा ही नहीं। क्लियर है? तो किसको लेगा, जिसको लेने पे वो एक सेल से दूसरे सेल में जंप करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? समझ आया? सर अब ये बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन सेल से कब बाहर चला जाएगा, एकदम बाहर हो जाएगा। तो -13.6 वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इसको हम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर इसको हम +30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देते हैं, तो ये कितना आता है, 0। हाँ 0 आ गया, 0 एनर्जी की, एनर्जी जो हो गया कितना हो गया, 0 हो गया सेल की, तो एकदम बाहर हो जाएगा। मतलब कि हाइड्रोजन का जो सेल है उससे बाहर हो जाएगा। अब सर ये कैसे पता चला, तो ध्यान दीजिएगा। अगर n सेल इनफाइनाइट रखो, n सेल कितना रखोगे, इनफाइनाइट, क्योंकि यदि माइनस लगा दोगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगा। इनफाइनाइट रखोगे तो ये इनफाइनाइट z² इनफाइनाइट आंसर पूरा आ जाएगा 0। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 आएगा। कब, जब n की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की n की वैल्यू इनफाइनाइट के लिए टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। मतलब कि तब वो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सेल से बाहर हो जाएगा। तो कब होगा बाहर, जब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले में है, उसको कितना एनर्जी देने की उस सेल से बाहर हो जाएगा, +13.6। समझ आ रहा है? वो इनफाइनाइट सेल में चल जाएगा, मतलब सेल से बाहर हो जाएगा। अब सेकंड वाला -3.4 वोल्ट, उसको कितना इलेक्ट्रॉन दे दे, कितना इलेक्ट्रॉन दे दे कि वो क्या हो जाए, सेल से बाहर हो जाए, तो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दे। माइनस इसको प्लस में दे दे तो मतलब वो 0, मतलब कि इनफाइनाइट सेल में निकल जाएगा, मतलब कि वो सेल से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है? अब तुम एक क्वेश्चन पूछे थे आयनाइजेशन एनर्जी, वही एनर्जी जो दे के उसको क्या किया जा रहा है, बाहर कर दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? यही एनर्जी जो दे के उसको क्या किया जा रहा है, सेल से बाहर कर दिया जा रहा है, वो आयनाइजेशन। अब आया समझ में आयनाइजेशन। अब एक 2 टर्म और होते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी एंड डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, इतना किसी इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दिया जाए कि वो अपने सेल से दूसरे सेल में चल जाए, मतलब हाइयर सेल में चल जाए। तो ये कम वाला है, ये हाइयर वाला है, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन देने की इसमें चल जाएगा, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते तो ये सेकंड सेल में चल जाएगा। उसको एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। समझ आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। कब, समझ आ रहा है ना, कि इससे इसमें चला गया। और डी एक्साइटेशन कब होगा,
जब इसमें कितना एनर्जी क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, लॉस कर दिया जाए कि वो दूसरे से पहले में आ जाए, समझ आ रहा, 90 वाला 80 वाले की सीट पे चला जाए, तो वो तो फेल हुआ, कुछ नंबर कम हुआ होगा। इसी तरह इसमें भी कुछ एनर्जी क्या हुई होगी, कम होगी, तभी तो इसमें आएगा। कितना एनर्जी कम, तो माइनस कर दो इसे, -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसमें दे देंगे, मतलब इसमें और एनर्जी क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो ये इसमें चला जाएगा, फर्स्ट वाले में, हाईएस्ट लेवल से कम में आ जा रहा है, तो इसको डी एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक, तो 3 चीज आयनाइजेशन बताती है, एक्साइटेशन बताती है, डी एक्साइटेशन बताती है। तो ये तो आज का क्लास बहुत लंबा चला गया, तो ये ऊपरी ऊपरी जानकारी यहाँ की होगी। अब एक और क्लास बचेगा जिसमें लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी देंगे, इसके बारे में देंगे लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, तो ये हमारा उसके बाद लास्ट क्लास होगा। तो इसका बोहर मॉडल, एटॉमिक मॉडल का मैक्सिमम चीजें लाइन बाय लाइन मैंने खत्म कर दिया। बातें क्लियर है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, तो यहाँ तक उतार दीजिए। अब अगले क्लास में हम लोग किससे मिलेंगे, धन्यवाद।